कंपोनेंट ऑफ कल्चर। कल्चर के कंपोनेंट वैसे मुझे लगता है यार हमने कल कर लिया था। सबसे पहले सर्वाइवल बेस्ड पीपल, रोटी कपड़ा मकान, ये कंपोनेंट में देखा जाएगा। एजुकेशन, किसी भी कल्चर का एजुकेशन कैसा है वो कंपोनेंट्स में आता ही आता है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी वैसे कल पढ़ ली थी हम लोगों ने, नॉर्म्स किसी से पढ़ ली थी। आज हमने जो पढ़ना था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ना था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब कि जो हमारी कंट्री है वहाँ पे जो पर्सन्स रह रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसी आ रही है। इंडेक्स बेस पे तो होता है, उसका डाटा क्या है, वो डाटा तो हमें याद रहने वाला है नहीं, हम उसके ट्रेंड के बारे में आगे चलते हैं। बी पर कैपिटल इनकम कैसे इंक्रीज हो रही है हमारी इनकम में, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, पुअर लेवल है, पॉवर्टी लाइन है वो उसकी गरीब रेखा से लोग कितने नीचे रह रहे हैं, वो सब कुछ ह्यूमन इंडेक्स में चेक किया जाता है जब सोशल कल्चर एनवायरनमेंट को देखते हैं। तो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट को हम सिंपल सी वर्ड में दिखाएं, प्रोसेस फॉर इनलार्जिंग पीपल चॉइसेस, लोगों की जो चॉइसेस हैं उनको आगे बढ़ाने का काम भी ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है। क्योंकि जो लोग हैं अपनी एक जगह पर रुके ना रहें। गवर्नमेंट जैसे हम बोलें कि पावर लाइन दूर करने के लिए क्या करती है, लोगों के लिए नई नई चीजें लेके आएगी, नई नई कोई आविष्कार, न्यू टेक्नोलॉजी वैसे लाएगी ताकि लोगों की चॉइसेस बढ़े। जैसे लोगों की चॉइसेस बढ़ेंगी तो अपने पॉवर्टी लाइन से बाहर हो जाएंगे। जो लोग अपने दिखाते हैं कि हम लोग ये नहीं कर सकते, होता है एक्चुअल में सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ों को दूर किया जाता है। जैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट बोलती है कि फ्री के लेवल जो है वो बंद किए जाएं। वैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट बहुत जगह बोलती है कि बहुत लोगों को आप फ्री देती हो। सभी गवर्नमेंट जैसे जैसे किसी स्टेट में गवर्नमेंट आएगी वो कुछ ना कुछ बोल देती है कि हम लोग ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया प्रोसेस की आप लोगों को फ्री के लॉलीपॉप देने से बंद कर दो, जितना टाइम फ्री के लॉलीपॉप देते रहोगे तब तक लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि वो लोग अपने को दिखाएंगे गरीब लोग। तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट कीजिए, उनको वो फैसिलिटीज दीजिए जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर एजुकेशन दीजिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन दीजिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी लेवल दीजिए जिसका बेनिफिट लोग लेके आगे बढ़ सके। इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट में ले सकते हैं। 3 प्रकार के इशू आते हैं जब ह्यूमन डेवलपमेंट को देखते हैं। सबसे पहले टू लीड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लोगों के लिए किस तरह हेल्दी लाइफ को बनाया जाए। जैसे मतलब सबसे पहले आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट सब लोगों के लिए पानी पहुंचाया जाए। अलग अलग एरिया में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है ना, बहुत लोगों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है पानी की वजह से, कमी हम बोल सकते हैं। जब प्रॉपर इनकम नहीं, जहाँ पर कोई कंपनीज वगैरह नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है, तो हेल्दी लाइफ तभी हो सकती है जब बंदों को सभी फैसिलिटीज मिलेंगी। दूसरा, टू बी एजुकेटेड, सब लोगों को पढ़ाया जाए। आज के टाइम में मोस्टली ज्यादा काफी एरिया में चलता था, पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, एक नारा चलता है ना, बेटी बचाओ पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ऐसा चलता है। तो वो चीजें भी ह्यूमन डेवलपमेंट में आती हैं। टू एंजॉय डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के लिए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाया जाए। लोगों को ये सिखाया जाए कि एक्चुअल में ये काम करने में गड़बड़ है। जैसे पीछे हुआ था कि ओपन शौचालय नहीं करना है, आप लोगों ने स्पेशली गवर्नमेंट ने खुद बनाए काफी लोगों के लिए शौचालय, काफी ज्यादा अलग अलग एरिया में बनाए भी, आप लोग उनको यूज कीजिए। बाहर यूज करना आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, सभी वातावरण के लिए प्रॉब्लम्स हैं, ये चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। आज के टाइम में सब लोगों को घर बना के दिए जा रहे हैं और लोगों को कम पैसे में घर आपको उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, आप लोग बाद में किस्तों में पैसे दे सकते हैं बाकी के, और उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है, 3-4 लाख का, 5 लाख का, जो गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करती है। तो ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडेक्स में गवर्नमेंट लेके चलती है। ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहले इक्वलिटी, सब लोगों के लिए इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। किसी पर ऐसा ना हो कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, आप लोगों को कुछ बेनिफिट, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो इक्वलिटी होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि जब भी ऐसी चीजें देखी जाए सस्टेन लेवल पे हो, मीन्स ऐसा बोले कि हमने कोई चीज चल रहा है, मैं एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट आया, उसमें ऐसा होना चाहिए कि इस एरिया में अलग रेट पे, उधर अलग रेट पे है, सब एरिया में सभी एक, जैसे जीएसटी चल रहा है, आज कपड़ा खरीदना है पूरे लेवल में 5% पे है, मेडिसिन खरीदनी है पूरे इंडिया में 12% में मेडिसिन है, तो रेट सबके लिए इक्वल होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, कोशिश ऑलवेज की जाए कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, पर बंदे की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, हर एक बंदा अपने आप को रिकॉग्नाइज किए और अपनी इनकम कमाता चला जाए, ये चीज भी उसमें क्लियर होनी चाहिए। एम्पावरमेंट, जो बंदा किसी तरीके से अपनी पावर से आगे बिजनेस ला सकता है तो उसको भी बेनिफिट दिए जाए। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि मोस्टली इंटरप्रेन्योर निकले, इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो अपने सोच के साथ बिजनेस चला सकते हैं, तो इसको भी आगे बढ़ाया जाए। ये भी आज के टाइम में ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रेंड में आता है। रूरल डेवलपमेंट, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो रूरल डेवलपमेंट की बात हमेशा की जाती है। रूरल एरिया समझते हो ना, जो पेंडू एरिया होते हैं, उसकी डेवलपमेंट करवाना, ये भी किसी भी गवर्नमेंट का टारगेट होता है। जब भी किसी सोशल कल्चर एनवायरनमेंट को देखोगे, क्योंकि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में रूरल डेवलपमेंट भी जरूर देखिए। जिस एरिया
बाहर के एरिया में जहाँ पे पेंडू एरिया होते हैं उसकी डेवलपमेंट करवाना भी कंपनी की जिम्मेवारी होती है, वहाँ के लोगों के लिए ऐसा वातावरण बनाया जाए। एक तो सबसे पहले सबसे बड़ा इशू आता है कि किसी भी प्रकार का कोई ये हम क्या बोलते हैं धुआं वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई पोल्यूशंस नहीं होने चाहिए, तो रूरल इन्वायरमेंट अच्छा हो सकता है। दूसरा इन्होंने लिखा कि कोशिश की जाए कि सभी लोगों को न्यू इनिशिएटिव्स, अगर मान लीजिए कोई बंदा किसी चीज़ के ऊपर टेंशन देना चाहता है या ध्यान देना चाहता है तो ऑलवेज कोशिश की जाए कि एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, वहाँ के लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। दूसरा पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, उनके लिए हेल्थ के प्रति जो फैसिलिटीज़ हैं वो बनाई जाए। जैसे आज के टाइम में चल रहा है कि हम लोग गवर्नमेंट के हॉस्पिटल तो देखते हैं आजकल इन्होंने चलाया ना मोहल्ला क्लिनिक, जैसे वो दिल्ली में चल रहा था, यहाँ पंजाब में भी कुछ जगह पे खोले हैं इन्होंने, तो उन लोगों के लिए जो लोग दूर तक नहीं पहुँच सकते उनको मोहल्ले की क्लिनिक में बेनिफिशियल मिल सके। वुमेन एम्पावरमेंट, जो लोग वुमेन्स को आगे नहीं आने देते उन वुमेन्स को फैसिलिटीज़ मिले तो अगर वो बिजनेस करना चाहती हैं तो अपना बिजनेस खुद भी कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, जैसे बहुत लोगों के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है, तो वहाँ पर वो डेवलपमेंट करवाना ताकि रूरल्स एरिया में ये चीज़ें बढ़ेंगी तो अपने फैसिलिटी को भी। ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग सिर्फ शहरों में होते हैं या फिर क्वालिटी वाले पर्सन या फिर टेक्नोलॉजी वाले पर्सन सिर्फ शहरों में होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्किलफुल पर्सन होते हैं जो रूरल एरिया में भी रहते हैं, अगर उनको वो स्टैंडर्ड्स दे दी जाए तो वो आगे आ सकते हैं। उसके बाद फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और रिसर्च, एग्रीकल्चर किसी एक लेवल में सीमित ना रहे, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह पैदावार इंक्रीज कर सकते हैं, उसको नॉलेज दी जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, जब भी फाइनेंस की जरूरत हो, उधार में पैसे की जरूरत है तो पेंडू एरिया लोगों को दिया जाए, उसके लिए स्पेशल ब्रांचेस गवर्नमेंट वगैरह खोलती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जब भी कोई जॉब निकालनी है तो रूरल एरिया के लिए भी एम्प्लॉयमेंट निकाली जाए, वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज खुलें या फिर गवर्नमेंट भी कोई स्कीम बेस पे एम्प्लॉयमेंट निकाले तो उसका बेनिफिट हो जाता है कि रूरल डेवलपमेंट इजीली बेस पे कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंस क्या होगी कि अगर हमारी सिंपल से वर्ड में बात करें कि हमारी इकोनॉमी का नियर अबाउट 75% पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रहती है। बहुत सिंपल से बात करें कि हमारे अगर 137 करोड़ हैं तो में से 137 डिवाइड करेंगे, 4 में से 3 हिस्से पर रहते हैं तो 100 करोड़ सिंपल से बात करें, 100 में से 75 करोड़ लोग रूरल एरिया में रहते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो मेन जो मोटिव होता है कि रूरल एरिया की डेवलपमेंट। आजकल में देख लो आप, जो जितने भी रूरल एरिया होते हैं आजकल लगते नहीं है वो पिंड हैं, आजकल के शहरों की तरह हुए हैं, वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज, मॉडर्न फैसिलिटीज सब कुछ पहुँचता है। कुछ भी आप ले लीजिए, इंटरनेट बेस पे हो, कुछ भी हो, अगर हमें किसी बेस पे काम करना है तो यही होता है कि रूरल एरिया में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाए, मीन्स उनको भी शहरी तरीके से ही डील किया जाए। इन्होंने लिखा है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है रूरल डेवलपमेंट में, सबसे पहले तो कहता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, रूरल एरिया के जो लोग हैं उनके वेजेस इंक्रीज हों, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट बेस पे वो निकल के आए, जहाँ पर उनके लिए कोई अनएम्प्लॉयमेंट का बिहेवियर निकल जाता है या नेगेटिव एटीट्यूड है उसको दूर किया जाए। पॉपुलेशन को ये सिखाया जाए कि उनको प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रूरल रोड्स, सब कुछ फैसिलिटीज देंगे तो रूरल डेवलपमेंट इजली बेस पे हो जाएगी। रूरल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स लिखे हैं भी कैसे हो सकती है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो पॉइंट हमने पहले भी पढ़ लिया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो रूरल डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। दूसरा बेटर प्लानिंग, जितने भी पेंडू एरिया हैं उनकी प्रॉपर प्लानिंग की जाए, कौन कौन सी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है वो उनको टाइम पे प्रोवाइड की जाए। बेटर रोड्स, जितनी ज़्यादा अच्छी सड़कें होंगी पेंडू एरिया में उसका बेनिफिट ये होगा कि ऑटोमोबाइल पे आवाजाही का साधन बढ़ जाएगा, लोग आना जाना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर प्रॉब्लम्स है वहाँ पर गाड़ियाँ आती नहीं तो लोग आना जाना में मुश्किल में रहते हैं। मॉडर्न टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी जैसे आज के टाइम में इंटरनेट सब जगह चल रहा है, वही सर्विसेज पेंडू एरिया में भी पहुँचाई जाएँ तब जाके बेनिफिट उसके मिलते हैं। उसके बाद बेसिक अमेनिटीज जो लोगों की एक्चुअल में ज़रूरतें हैं, बेसिक चीज़ें वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएँ। लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर सरकारी एरिया में शहरी एरिया के लिए होते हैं वही लॉ एंड ऑर्डर पेंडू एरिया में भी मेंटेन होना चाहिए। जैसे पुलिस कंप्लेंट्स हैं तो कहाँ पर कंप्लेंट डील करवाएं, अगर कोई झगड़े आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करवाए जाएँ। मेडिकल एंड हेल्थ केयर, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज वहाँ पर दी जाएँ, प्रॉपर एजुकेशन दी जाए तो जाके कहता भी किसी भी इकोनॉमी में जो है रूरल डेवलपमेंट हो सकती है। ये था आपका टॉपिक जो हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट में खत्म। आपके पास यही पॉइंट आगे डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, मैंने वहीं पे एक टाइम की बोल दी। फिर हमारे पास आता है जब आप कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करोगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट भी साथ में देखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, इन्होंने लिखा है कि हमारे पास आता है कंपटीशन एनवायरनमेंट। वैसे सिंपल वर्ड में देखें कि किसी भी इकोनॉमी में
जब बिजनेस को चेक करते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सबसे बड़ी मेन है। हमने पीछे पढ़ा था इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट दो प्रकार है, इंटरनल एक्सटर्नल, जो चीज़ें प्रभाव करती हैं। एक्सटर्नल में आया था कि पॉलिटिकल लेवल भी एक ऐसा होता है कि किसी भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। पॉलिटिकल लेवल में क्या होता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी तो अपने नए रूल्स बनाएगी, नए लीगल रूल्स होंगे, न्यू टैक्स सेक्टर सेटअप कर सकती है, हो सकती है काफ़ी कंपनी नई भी लग जाए, हो सकते हैं कई काफ़ी कंपनी बंद भी हो जाए, तो कुछ भी कंडीशंस आ सकती हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किसी भी बिजनेस में डील किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट जो है 2002 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास किया गया था। ये एक्ट पास करने के पीछे जो इन्होंने लिखा था कि जो इंडिया में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी ट्रेड के ऊपर, जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिस एक्ट 1969 में पास हुआ था, उसको दूर कर दिया। क्योंकि व्यापार करने में जो रिस्ट्रिक्शंस थी, आपने ये चीज़ें करनी है, गवर्नमेंट से पूछ के करेंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, उन चीज़ों को दूर किया है। गवर्नमेंट बोला कि आप कंपटीशन लेवल में आइए, जो बिजनेस आप कर सकते हैं, बिजनेस एक्चुअल में लीगल होना चाहिए और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इन चीज़ों को दूर करें ताकि हर एक कंपनी को ऐसा लगे कि हम कंपटीशन वातावरण में रह रहे हैं। ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का डील था। इन्होंने लिखा भी इस एक्ट में, हिस्ट्री तो लीव करेंगे, इस एक्ट में लिखा कि साइलेंट फीचर सबसे पहले एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। इस एक्ट में डील किया गया कि हम एग्रीमेंट में सेटल करेंगे। जो कंपनी गवर्नमेंट आज के टाइम देखते हो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मोस्टली डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट में भेजती है। प्राइवेट में भेजने के रीजन क्या सकते हैं, बोलते हैं कंपटीशन लेवल बना रहे हैं, किसी बंदे को ये ना हो कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट टेक केयर करेगी। गवर्नमेंट ने बोला कि आपके साथ एग्रीमेंट्स हैं, प्रॉपर कंपटीशन एग्रीमेंट है, आप जितना ज़्यादा काम करोगे हम लोग आपको भी फैसिलिटीज देंगे। आप लोग बाहर हो रहे हो तो हम आपके हटा के दूसरे पर्सन को आगे ले आएंगे। आज के टाइम बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप, ये सब लोगों को मिल रही है। वैसे तो अंबानी अडानी चल रहा था, आज के टाइम देखो टाटा ग्रुप बहुत सारे सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर उनको काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। वो लोग क्या है, उन्होंने कंपटीशन लेवल रख दिया, जो बंदा बिजनेस करेगा, जो काम करके दे सकता है, उसको हम आगे लेके आएंगे। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट किस प्रकार के हो सकते हैं, इन्होंने लिखा कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का मीन्स एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर काम कर सकता है, ये एग्रीमेंट्स ही हैं। हम कंपटीशन लेवल में आ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल, कोई बहुत सारी कंपनी इस तरह से काम करती हैं। एक एग्जांपल मोटरसाइकिल ही बन रहा है, मोटरसाइकिल स्प्लेंडर की कंपनी, जैसे हम बोलते हैं कि बजाज का मोटरसाइकिल है, बजाज का है ना, हाँ स्प्लेंडर बजाज का ही है, टीवीएस का किसी भी कंपनी का है, तो उसमें क्या है भी वो कंपनी खुद नहीं बनाती पूरा मोटरसाइकिल, वो सिर्फ मॉडिफाई करती है। क्या करती है, उसको कंसोलिडेट करके मार्केट में उतारती है। उसके कंपोनेंट कहाँ से आ रहे हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चर से आ रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप आज के टाइम में कंपटीशन लेवल में है। वो भी मैन्युफैक्चर काम कर सकता है, आप भी ये काम कर सकते हो, कंपनी डील किसी के साथ भी कर सकती है। ये कंपटीशन लेवल है, आप कंपटीशन में आने के लिए जिस मनी मैन्युफैक्चर से एग्रीमेंट कर सकते हैं। वर्टिकल काम भी कर सकते हैं, ये काम भी साथ में चलते हैं, क्योंकि जो कंपनी कोई गुड्स बनाएगी खुद नहीं मार्केट में बेच सकती, उसको रिटेलर फाइंड करने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने पड़ेंगे, एक लेवल मार्केट में चलता रहता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इसमें आता है कि अगर कोई कंपनी या फिर लीगल एनवायरनमेंट ले सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रूल बनाए जाते हैं कि जो भी बिजनेस चल रहे होंगे उनको फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करनी है, किस तरह से कंपनीज काम कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसमें लिखा है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में पास हुआ था, जिसको हम फीमा एक्ट भी बोलते हैं। फेरा एंड फीमा है फॉरेन एक्सचेंज। जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स कैपिटल बेस पे या फिर डेली बेस करंट अकाउंट बेस पे ट्रांजेक्शन, मींस फिक्स एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन या फिर करंट अकाउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, वो सारी इस एक्ट के अंडर आई थी। इस एक्ट में गवर्नमेंट ने सेटअप किया था कि कौन बंदा कितनी फॉरेन करेंसी रख सकता है, कितनी फॉरेन करेंसी के साथ डील कर सकता है, कौन बंदा होगा इसके बिजनेस में काम कर। हम लोग जैसे बोलेंगे, हम आप बोलोगे मैं फॉरेन करेंसी का बिजनेस करूंगा, आप ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते, आपको पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तभी आप फॉरेन करेंसी में काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इसमें रूल में सेटअप की थी, ये भी गवर्नमेंट ने बिजनेस में लिखे, क्योंकि ये भी एक तरह का बिजनेस है ना, फॉरेन करेंसी के साथ डील करना है, अपने कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन करनी है, सब कुछ इसमें आता है, दिखाया भी उन्होंने। इट इज द एक्ट ऑफ द ऑनगोइंग लिबरलाइजेशन प्रोसेस, एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन जून 1, 2002। इस एक्ट में क्या लिखा उन्होंने, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में लिखा है। ये एक्ट क्या था भी, बिजनेस में लिबरलाइजेशन लेके आए। जो ये काम हम लोग कर नहीं पाते थे पहले, लोग फॉरेन एक्सचेंज में वहाँ में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आई तो ऑटोमेटिक फॉरेन करेंसी भी फ्लो होनी स्टार्ट होगी बाहर की कंट्री में, बाहर की करेंसी इधर आई, इधर की करेंसी बाहर भेजने की। वो किस तरह से सेटअप किया जाए, उसके लिए एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया, फेरा एंड फीमा, वो 1999 में। इस एक्ट के जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, इन्होंने लिखा था कि फेरा वाज कंसर्न फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंट इट्स मिस इशू। जो फॉरेन एक्सचेंज में जो मिस यूज या फिर कोई इश्यूज आते थे उनको डील करना। फिर इन्होंने ये भी लिखा कि जो अगर कोई बंदा फेरा में काम करेगा, तो अगर किसी भी प्रकार के वायलेशन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। अगर वो फीमा को तोड़ता है
तो सिविल ऑफेंस मीन्स अपने देश के साथ गद्दारी मानी जाएगी। ऑफेंस अंडर फेरा वर नॉट कंपाउंडेबल। अगर फेरा में किसी प्रकार के कोई ऑफेंस आपके पास जुर्म निकल के आते थे उसको कंपाउंड नहीं करते थे, लेकिन फीमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, फेरा क्या है, रेगुलेशन एक्ट है, फेमा क्या है, मैनेजमेंट एक्ट है तो दोनों एक चीज, फॉरेन एक्सचेंज का डील करते हैं लेकिन दोनों अलग अलग पास हुए थे। इन दोनों में डिफरेंस भी लिखा हुआ है। फीमा बिल इज नॉट कंट्रोल्ड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, और फेरा के लिए इन्होंने लिखा है कि प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज की मेंटेनेंस करने में या फिर रिजर्व करने में दोनों डिफरेंस है। रेगुलेशंस का मतलब उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फीमा क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है, फेरा में तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए फॉरेन एक्सचेंज कैसे डील किए जाएंगे, फीमा में चाहिए उसको मैनेज कैसे करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन तो बन गए, उसको काम को कंट्रोल कैसे करना है उसके लिए फीमा एक्ट बनाया गया। तो उन्होंने दोनों में लिखा अगर फेरा को वायलेशन करते हो तो हम क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं, भी आपको सजा वगैरह हो सकती है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए। अगर फीमा में करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे इन्होंने बोला कि सिविल ऑफेंस मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपने एक्चुअल में कानून की साझेदारी की या फिर देश की साझेदारी की कि आप लोग मैनेज ही प्रॉपर नहीं कर रहे हो इस चीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे तो आपको केस वगैरह भी हो सकते हैं या फिर सजा वगैरह भी हो सकती है आपके लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल हो जाए। स्कोप क्या है इस एक्ट का, इन्होंने स्कोप में लिखा है फ्री ट्रांजैक्शन ऑन करंट अकाउंट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दैट मे बी इम्पोज्ड। करंट अकाउंट के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी, जैसे आज के टाइम में आप देखते हो भी आपने किसी को ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है, कोई सामान खरीदने बेचने आपको किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, फॉरेन एक्सचेंज में जो भी काम करना है उसके ऊपर टैक्स बहुत लगते थे। आज के टाइम में क्या हो गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया। आरबीआई कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं, कोई बाहर से मशीनें आ रही हैं, जो कुछ भी आ रही हैं, आप लोग उसकी पेमेंट नहीं करोगे तो सिर्फ आरबीआई ही कर सकते हैं, ये सेक्ट में सेटअप किया गया। कंट्रोल ओवर रिलाइजेशन और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, जो जितने प्रकार का भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल गवर्नमेंट का पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीज एक्सपोर्ट हो रही है, ये प्रॉपर डाटा भी देना पड़ता है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू अथॉराइज्ड पर्संस लाइक अथॉराइज्ड डीलर, मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। आप फॉरेन एक्सचेंज का काम करना चाहते हो, पैसे लेना देना चाहते हो, उन लोगों से करोगे जिनके पास एक्चुअल में कोई सर्टिफिकेट होंगे, कोई एजेंट है, कोई बैंक है। मोस्टली बैंक भी सारे काम नहीं करते फॉरेन एक्सचेंज में, कुछ कुछ बैंक हैं जिनके पास फैसिलिटीज हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, उसके अलावा आईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये बैंक हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। आप लोग सभी बैंकों में जाके बोलो कि मेरी करेंसी के साथ डील कर लो, वो लोग कंपाउंड ही नहीं करते इन चीज़ों को। उसके बाद एडजुडिकेशन ऑफ ऑफेंस, अगर कोई जुर्म निकल के आए हैं उसको कैसे खत्म भी कर रहे हैं, ये नहीं कि जुर्म निकलेगा उसको देश से निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके ऊपर केस चलेगा, वो केस कितना टाइम चलेगा, उसके ऊपर क्या रूल्स बनते हैं या क्या सजा हो सकती है, सब कुछ उसमें डील किया गया है। अपील प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेशल डायरेक्टर्स, आप कहाँ कहाँ पे अपील कर सकते हो। अपील करने के लिए आपके पास सबसे पहले उन्होंने लिखा होगा कि हाई कोर्ट, यहाँ पर सोल्यूशन नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, यही कुछ चलता है। पहले तो यहाँ पे आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट है वहीं पर केस लगाओगे, वहां से सोल्यूशन नहीं आ रहा हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट से सोल्यूशन नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट जाते हो, सब में ऐसा होता है। यहाँ से सोल्यूशन है विद इन 30 डेज हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट सोल्यूशन है विद इन 60 डेज सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा, तीनों जगह सोल्यूशन नहीं आया तो आपका केस माना जाएगा कि आप लोग पक्के ही सजा के लायक हो, आपको सजा मिलती ही मिलती है। अदरवाइज उन्होंने केस लगा दिया, ये छोड़ भी सकते हैं, इन्होंने लगा दिया ये भी छोड़ सकते हैं। अगर इन्होंने लगा दिया फिर कोई हाल नहीं है, फिर तो आपको सजा भुगतनी पड़ती ही पड़ती है। दोनों पार्टियां हाँ जी, सभी के लिए होता है। अगर आपको लगता है आपके साथ नेगोशिएशन हुई, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको आप सही थे, तो आप इस तरह से आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन आपके पास उस चीज़ के प्रूफ होने चाहिए, तब जाके आप केस लगाने का बेनिफिट है कि मेरे पास एक्चुअल में ये चीज़ें हैं, मैं केस आगे बढ़ा देता हूँ। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये फेमा जो एक्ट पास किया गया, गुड्स और सर्विसेज जितनी भी एक्सपोर्ट हो रही है उसके लिए डील भी किया गया। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज ऑटोमेटिक भी आ जाता है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करेंगे बाहर के लोग तो अपनी करेंसी से पेमेंट करेंगे, हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे, जो आरबीआई इसके ऊपर कंट्रोल रखा। अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ें खरीद रही है बाहर की कंट्री से तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो कोई मशीनरीज या कोई प्लांट या कोई बड़ी बड़ी एसेट्स जो गवर्नमेंट बाहर से खरीदेगी उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग फिक्स एसेट खरीदते हैं, वो गवर्नमेंट खरीदेगी तो उनके लिए तो फिक्स एसेट ही है, तो उसकी ट्रांजेक्शन जो है गवर्नमेंट खुद करेगी। अगर करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन है वो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह जो उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिए थे। फिर है पोसेशन ऑफ रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी अपने पास रखने का हक किन किन लोगों के पास होता है। जो भी अथॉराइज्ड डीलर्स होंगे, एजेंट्स होंगे, वही रख सकते हैं। कोई भी पर्सन नहीं है कि अपनी मनमर्जी से कितने मर्जी पैसे रख लेगा। ये जो इन्होंने लिखा भी है लिमिट्स ऑफ पोसेशन
फॉरेन करेंसी कितनी रखोगे उसकी क्या लिमिट्स होंगी, इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है। कोई भी अथॉराइज पर्सन जो है फॉरेन करेंसी कॉइन रख सकता है, लेकिन वो भी लिमिट के आगे नहीं रख सकता। वो बोले कि मैं 15-20 करोड़ के अपने पास रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो लिमिट्स आपको लाइसेंस के ऊपर मिल गई, आप उसी लिमिट्स तक का भी पैसा अपने पास रख सकते हो। कोई भी पर्सन कहता भी फॉरेन कॉइन्स विदाउट लिमिट, जो बाहर के सिक्के हैं लिमिट के अकॉर्डिंग अपने पास नहीं रख सकता। बहुत लोग ऐसे होते हैं बोल मैं संभाल के रखता चले जाऊंगा, आप नहीं रख सकते, क्योंकि उसका रोटेशन जरूरी है। बाहर की इकोनॉमी को भी लगता है, बाहर की गवर्नमेंट को भी हमारे सिक्के कहाँ गए, वो फाइंड कर लेते हैं कि इस कंट्री में गया, क्योंकि उनको तो पता होता है पैसा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। ए पर्सन रेजिडिंग इन इंडिया कैन रिटेन फॉरेन करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, फॉरेन करेंसी ट्रैवल चेक अप टू सर्टेन लिमिट। अगर कोई बंदा इंडिया का रहने वाला है, इधर उधर आता जाता है, तो आरबीआई से जो लिमिट मिलेगी उतनी लिमिट के अकॉर्डिंग अपने पास पैसा रख सकता है, उससे ज्यादा पैसा नहीं रख सकते। जैसे हम बोलते हैं कि बाहर से आप पैसा मंगाओगे ना तो लिमिट है 2 लाख से नीचे नीचे 2 लाख तक का चेक मंगा सकते, बाहर पेमेंट मंगा सकते हो। अब उससे पेमेंट मंगाओगे तो पेमेंट होती नहीं इंडिया में, आपको कम करके मंगानी पड़ती है। तो ये लिमिट्स आरबीआई की तरफ से सेटअप हुई है। उसके बाद अभी एग्जम्पशन और लाइसेंस, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको एग्जम्पशन भी मिलती है। अगर कहता फॉरेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिफाइन बोल दे कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आप काम कर सकते हो। अभी पीछे मैं एग्जांपल दूं तो एक आया था कि बाहर की कंट्री से जो पैसे आते हैं, इंडिया में ऐसे हुआ था कि हम लोग कैश में पेमेंट्स नहीं देंगे। 10,000 से ज्यादा किसी की पेमेंट आएगी तो कैश में नहीं है। रूल चल रहा है, अभी भी चल रहा है कि आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो तो 10,000 से ऊपर की पेमेंट आपको बाय चेक करनी होगी या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए। लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज वाले पर्सन हैं, बाहर से बंदा पैसे मंगवाएगा, अगर मान लो उसने 50,000 मंगवा लिया, हम पहले कैश 50,000 तक देते थे, अब भी क्या वो लोग 10,000 तक कैसे काम चलेगा। हम लोग तो बिजनेस, उन्होंने ये भी कर दिया था कि बैंक से निकालोगे तो 2% टीडीएस भी निकलेगा ज्यादा कैश विड्रॉ करोगे। तो फिर ये ऐसा हुआ कि आरबीआई ने सिर्फ जो एजेंट हैं या जो मनी ट्रांजेक्शन वाले पर्सन जिनके पास आरबीआई की तरफ से सर्टिफिकेट्स हैं, उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया था कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप बैंक से जितना मर्जी पैसा निकाल सकते हो। आप लोगों के ऊपर जैसे मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम बैंक से पूरे साल में इतना पैसा निकाल सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा निकालेंगे तो टीडीएस देना पड़ता है गवर्नमेंट को, टीडीएस हमारा पैसा कट जाएगा, फिर हम रिटर्न भरेंगे तब वापस आएगा। तो वो लिमिट्स 2% का लगाया था उन्होंने। अगर आप पूरे साल में बिजनेस कर रहे हो, 1 करोड़ से ज़्यादा निकाल लेते हो तो 2% टीडीएस देना पड़ेगा। जो बंदा फॉरेन एक्सचेंज में काम करता है, मतलब कि फीमा में काम करता है, तो उसका तो भाई अगर अच्छा बिजनेस है तो 1 महीने में ही निकाल देता है 1 करोड़ रुपए, तो फिर कैसे काम चलेगा। बाकी 11 महीने तो उसमें कितना निकाल देना है, 11 करोड़ का 2% काफी ज्यादा हो जाएगा भाई। वो तो लाखों में टीडीएस गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। तो बंदे को बेनिफिट क्या है काम करने में, इसमें कमीशन तो होते नहीं, थोड़े बहुत कमीशन होते हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने अपील किया गया इस चीज के लिए, तो आरबीआई ने एक उन लोगों के लिए परमिशन दे दी कि ये जो परमिशन हटा दी गई कि आप जितने मर्जी पैसे निकालिए बैंक से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मिलते हैं उसको, आपको फिर जमा करना पड़ता है बैंक में, बैंक वाले आगे भेज देते हैं ये अकाउंट्स इस चीज में डील कर। तो इन्होंने बोला कि परमिशन इन लोगों को मिल जाएंगे, वो लोग जो है उन एग्जम्पशन से बाहर, एग्जम्पशन में आ जाते हैं, छूट में आ जाते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग कोई मेंटेन नहीं कर सकते। आप लोग काम कर रहे हो, आप लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, आप पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालोगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। बिजनेस वालों के लिए, जो सेविंग वाले हैं उनके लिए और भी कम है, लिमिट्स है पता नहीं कितने लाखों की, पता नहीं 1 करोड़ की कुछ है लिमिट्स, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। बैंक में पैसा जमा नहीं ज्यादा कर सकते, बैंक में विड्रॉ नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर बैंकों में ज्यादातर चलता है। तो वो चीज भी डील करती है फीमा में हमारे साथ। उसके बाद हमारे पास आता है सम टर्म यूज इन दी फीमा। फीमा में कौन कौन से टर्म यूज किया। सबसे पहले कन्वर्टेबल करेंसी, हार्ड करेंसी। कन्वर्टेबल करेंसी या हार्ड करेंसी क्या होती है, हार्ड करेंसी जो आपके पास कॉइन्स नोट्स हैं उससे डील करेगी। कन्वर्टेबल करेंसी जब हमारे इंडियन करेंसी है उसको यूरो में कन्वर्ट करना है, यूरो को इंडियन में कन्वर्ट करना है, ये करेंसी के साथ डील करती है फीमा। उसके बाद रुपी ट्रेड, व्यापार, जो हमारे पैसे का व्यापार, उसको व्यापार में यूज करना। पहले क्या होता था कि जिस कंट्री में आप डील कर रहे हो उसी के साथ वही पैसे देने होंगे, लेकिन आज के टाइम में कहते हैं नेपाल, भूटान, उनकी भी अपनी करेंसी है, लेकिन हम जब भी पेमेंट करते हैं तो अपनी करेंसी में पेमेंट्स कर सकते हैं, व्यापार में यूज कर सकते हैं। इंडियन वाले लोग, वैसे तो इंडियन करेंसी इंडिया में यूज होनी चाहिए, लेकिन बाहर की कंट्री में भी यूज होनी स्टार्ट हो गई। कहाँ का भी लिखा कि नेपाल, भूटान में हम पेमेंट जो है नेपाल और उनकी करेंसी का, कई बार उनकी करेंसी में पेमेंट देते हैं, कई बार अपनी करेंसी में भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद करेंसी क्या आते हैं, जैसे किसी भी इकोनॉमी के सिक्के, नोट्स जो भी कुछ होंगे वो सारे करेंसी में ही माने जाते हैं। फिर आते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी होंगे कोई ट्रैवलर चेक,
कोई आपने ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है फॉरेन एक्सचेंज में ही आती हैं। आज के टाइम में जितनी भी बाहर की पेमेंट्स करनी है वो किस चीज़ से होती हैं, शायद आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। क्रेडिट कार्ड, अगर बाहर की कोई भी पेमेंट करनी है आपने क्रेडिट कार्ड से ही होती है। सिर्फ बैंक की तरफ से यही फैसिलिटीज़ हैं। आप किसी को डॉलर्स में पेमेंट देना चाहते हो, किसी में पेमेंट करते सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही होता है। डेबिट कार्ड से नहीं कर सकते, मनी ऑर्डर से नहीं कर सकते, ऑनलाइन नेट बैंकिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक फैसिलिटी है जो आपके बैंक से पैसे यूरो में भी पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टीज। इन्फोर्समेंट का मतलब ये एक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन बोलेगा मैं उससे बाहर हूँ, सभी लोगों के लिए ऊपर इनफैक्ट अप्लाई होगा। सभी लोगों को इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ते हैं। उसके बाद लिखा कि डिपार्टमेंटल जुडिकेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट जुडिकेशन बनाए। मैंने आपको बताया कि एपेलेट ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एपेलेट ट्रिब्यूनल होती है अगर कोई किसी प्रॉब्लम में सबसे पहले केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको लगता है प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में नहीं सोल्यूशन होता आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। टाइम पीरियड बता दिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में 30 डेज, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में 60 डेज। इतना टाइम लग जाता है डिसीजन आने में भी, ठीक है। उसके बाद है पेनल्टीज। अगर कोई बंदा किसी प्रकार के इस एक्ट को फॉलो नहीं करता तो पेनल्टीज क्या है। पुराने टाइम में लिखा हुआ तो 5,000 तक, लेकिन इसमें तो ये नहीं है। ये पेनल्टी आपकी जो बढ़ा के अब 2 लाख रुपए तक की कर दी गई है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 लाख रुपए पेनल्टी होगी, साथ के साथ आपको सजा भी 5 साल तक की हो सकती है, या फिर दोनों चीजें भी साथ में हो सकती हैं। कोई बंदा अगर किसी चीज में प्रॉब्लम में डील भी करता है उसको डे टू डे ट्रांजेक्शन के ऊपर खर्चा भी साथ में देना पड़ता है। मान लो जुर्माना नहीं भर पा रहा तो डे टू डे जुर्माना बढ़ता चला जाएगा, वो नुकसान भी उसको डील करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है वो काफी बार पेपर में आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा भी। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन को राइट्स हैं, किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे ले सकते हैं। आज के टाइम में सिंपल है, हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं। किसी चीज के बारे में इंक्वायरी आपको है, आप किसी जहां से भी वो इन्फॉर्मेशन निकलती है आप लोग वहां जाके अप्लाई करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हमारे इंडिया में ये एक्ट जो पास हुआ था, ये पास हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में कि सभी पर्सन चाहे जो भी इन्फॉर्मेशन लेना ले सकते हैं। कुछ ऐसी भी इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया में सिर्फ किसी को भी नहीं मिलती। उन्होंने लिखा भी है व्हाट इज नॉट ओपन टू द डिस्क्लोजर्स। राइट मीनिंग तो पता लग गया ना भी हमारा हक है हम किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई रिकॉर्ड्स, किसी प्रकार का कोई काम, कोई करेंसी नोट्स, कोई सैंपल मटेरियल, किसी चीज को भी आप चेक कर सकते हो। आप जैसे किसी का शॉप पे गए हो, चीज खरीदनी है, मिठाई की दुकान पे चले जाओ, आप लोगों ने खरीदने पहले मैं इसको चेक करूंगा, आपको राइट है। ऐसा नहीं है कि बंदा मैं आपको खाने के लिए नहीं दूंगा आप ऐसे ही बस पैक कर देंगे, आप पहले चेक करके दे राइट आपका, वो सिंपल सी वर्ड में। लेकिन व्हाट इज नॉट ओपन टू डिस्क्लोज, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली डिस्क्लोजर नहीं होती भाई। कौन कौन सी है ये चीजें आपको साथ में पूछी जाएगी। इन्फॉर्मेशन विच अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे इंडिया की ताकत को कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे बोले कि कोई आर्मी फोर्स की इंफॉर्मेशन या फिर एयरफोर्स की इंफॉर्मेशन या फिर कोई हमारे पास बहुत सारी जैसे भी पुलिस सशस्त्र सीमा बल है, जब बल है, इनकी इंफॉर्मेशन आपके साथ कभी भी डील नहीं होगी। जैसे पीछे हुआ था पाकिस्तान में बमबारी की गई थी, वो जो इंफॉर्मेशन थी सभी आर्मी के पास थी, एयरफोर्स के पास या फिर गवर्नमेंट के पास। ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ डील नहीं की जाएगी। अब गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है वो आपको नहीं बताया जाएगा। पीछे हुआ था ना भी पाकिस्तान ने बम फोड़ दिए, वो फोड़ दिए, हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें बताए। गवर्नमेंट कभी भी आपको इस चीज़ों के लिए नहीं बताएगी, वो बाद में उन्होंने जब काम कर देना उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये हम लोगों ने डिसाइड किया था, हमने काम लोगों के लिए कर दिया, क्योंकि जिससे इंडिया की ताकत को भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीज़ कभी नहीं आपको होता है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन विच हैव बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू पब्लिश बाय द कोर्ट, अगर किसी कोर्ट ने ही बोल दिया कि इसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं देनी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट बोल दे कि जो भी ये केस चल रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन गुप्त रखी जाएगी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, अगर लीक होगी तो जो बंदे इन्वॉल्व हो उनके पास उनके ऊपर केस चलेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं दी जाती। जैसे पीछे हुआ था कि कोई केस चल रहा था काफी तगड़ा, राम मंदिर वाला मुद्दा ही समझ लो, राम मंदिर का मुद्दा चला था, उसमें जिन लोगों को जस्ट हायर किया गया था उनको बोला गया था आप लोग जो भी डिसीजन लेने वाले हो किसी के साथ पहले शेयर नहीं होना चाहिए, क्या रीजंस हैं कुछ भी क्लियर नहीं करोगे, पहले सभी पार्टीज को सुना जाएगा, फिर जाकर मुद्दा सवाल होगा, तब जाके वो सोल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद इन्फोर्समेंट डिस्क्लोजर विच कोज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जितने भी गवर्नमेंट की संसद में कोई बिल पास होने हैं, कुछ भी क्या होना है, वो कभी भी पहले
सॉल्व किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, जब वो पास हो जाएगा उसके बाद इन्फॉर्मेशन देंगे। हल्ला मचाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि धारा 370 के हिसाब में बहुत सुना ही है, 370 धारा हटेगी। सब लोगों को सिर्फ यही पता था कि 300 धारा हटने वाली है, ये कानून पास होना है, उसमें है क्या क्या किसी को कुछ नहीं बताया गया था। जब वो पास हो गया उसके बाद बोला गया कि आप लोग ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये काम भी हो सकते हैं उसमें, तब जाके बोला गया। क्योंकि पहले लोगों को ये लगता था कि हमारे साथ धोखा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल हुआ तो कुछ नहीं। बाद में क्लियर किया गया कि एक्चुअल में क्या क्या होने वाला है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपकी अपनी कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये ट्रेड सीक्रेट है। कोई मेडिसिन वाले पर्सन हैं जो मेडिसिन बनाते हैं, ये ट्रेड सीक्रेट्स हैं। मेडिसिन के फॉर्मूले सब लोगों के साथ शेयर तो नहीं किए जाते। मेडिसिन कैसे तो घर में कोई भी बंदा मेडिसिन बनाने बैठ जाएगा, कोई इंजेक्शन बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, व्यापार के जो काम बिजनेस जिससे चल रहा है, तो ये कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते। आप किसी के साथ शेयर कर भी नहीं सकते, शेयर करोगे तो प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं। तो ये भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कोई बंदा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेता। आप बोलो कि कोई बंदे की मेडिसिन कंपनी, आप उसको ये सर दर्द की दवाई कैसे बनाते हुए मुझे बताओ, आप नहीं ले सकते उसकी इन्फॉर्मेशन, आपको मिलेगी भी नहीं कोई इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आपको बता दिया, आप घर से बना के बनाना स्टार्ट कर दोगे, पता लगे 4 बंदे और मार दोगे तो मरने वाला है ही नहीं, कि वैसी गड़बड़ भी हो सकती है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पर्सन इज इन द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अनलेस द कॉम्पिटिशन अथॉरिटी सेटिस्फाइड। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, आपका कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हो कि आपके अलावा किसी और पर्सन के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन नहीं भी जाती। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, कोई बाहर के गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस बेस पे इन्फॉर्मेशन किसी गवर्नमेंट को दी है तो किसी और के साथ शेयर नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन विच वुड बी इन डेंजर ऑफ द लाइफ फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे किसी बंदे के नुकसान हो सकता है, किसी जिंदगी का नुकसान हो सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी कभी शेयर नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल 5G स्टार्ट हुआ था, उससे पहले टेक्नोलॉजी को चेकअप कर रहे थे भी कैसे कैसे सेटअप आ सकती है। लोगों को पता था भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हो सकती हैं, लेकिन लोगों को पहले नहीं बताते भी इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसका नुकसान क्या होगा, कभी नहीं बताते। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें बताई जाती हैं। जैसे डॉक्टर में जाएंगे, डॉक्टर को पता था कि बीमारी आएगी, डायरेक्ट आपको डॉक्टर कभी नहीं बोलता कि ये चीज आपको हो सकती है, भाई इससे ये प्रॉब्लम चाहिए, सब कुछ हो रहा है। धीरे धीरे आपको उस लेवल में लेके जाएंगे ताकि आप लोग सही हो जाए, उसमें कभी भी आपको खराब ना किया जाए। उसके बाद कैबिनेट पेपर्स, जितने भी संसद में पेपर बनते हैं कभी भी लोगों के लिए नहीं आते, वो नॉर्मल लोगों के लिए कभी भी नहीं आएंगे। आप देख लो कभी भी कोई पास होगा, नॉर्मल लोगों के लिए कभी नहीं होगा। सिर्फ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से पहुंच जाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स जो हैं वही पढ़ सकते हैं, वही आगे आपके डील कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डायरेक्ट किसी पब्लिक को नहीं मिलते। उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें कहता भी पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट हो, उसको भी इन्फॉर्मेशन आपको कभी नहीं छोड़नी। जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, कौन सा रूल पास करने जा रही है, कौन सी मशीन खरीदने जा रही है, कौन से जहाज खरीदने जा रही है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे ही रहेगी। उसके बाद इनके अलावा जो चीजें और भी आपको लगता है कि जिनको छूट में नहीं दिया गया, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट छूट नहीं देती, भी आप लोगों को मिलनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बाकी इसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे। इसमें क्या है, द लिस्ट दोज हु आर एक्सक्लूडेड, ऐसी कौन सी लिस्ट हैं जिस इनसे बाहर रखा गया। जैसे इन्होंने लिखा है BSF, CRPF, ITBF, CSC, NSG, CID, CP, उसके बाद एक लिखा भी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप स्पेशल ब्रांच। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हमारे हैं जिनको राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से बाहर रखा गया है। आप क्वेश्चन जाए भी SSB में क्या हो रहा है, BSF में क्या हो रहा है, RPF में क्या हो रहा है, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। वो उनके अपने अंदरूनी मामले होते हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए होते हैं, आप इनसे भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। फिर हमारे पास आता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या है। कोई भी बंदा अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, उसको उसी डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई करना होता है। 30 डेज का टाइम होता है इन्फॉर्मेशन मिलने का, लिखा भी है टाइम लिमिट फॉर गेट इन्फॉर्मेशन 30 डेज। हर एक बंदे को हो जाती है 30 दिन के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी डिपार्टमेंट से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे किसी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन बंदा क्या बिजनेस कर रहा है, उसके कितने प्रॉफिट आ, कोई इन्वेस्टर्स है, पहले इन्फॉर्मेशन लेकर ना भी मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो उसका क्या बेनिफिट होगा तो देख सकता है उसमें। 30 डेज का टाइम होता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी की लिबर्टी के साथ है, मीन्स उसको जैसे सजा हुई है, उसको छूटना है, जिसको आजादी मिलनी है, तो 48 आवर्स में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 5 डेज कहता और भी ऐड कर दिए जाएंगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से लेनी है। मान लो कोई पब्लिक ऑफिसर है, 30 दिन का आपको टाइम मिला है, 30 दिन में 5 दिन और बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपने इन्फॉर्मेशन क्यों बढ़ा दी जाएंगे, क्योंकि छुट्टियां आती हैं बीच में,
संडे की छुट्टियाँ आ जाती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो 5 छुट्टियाँ उसको आगे और बढ़ाते हैं, मीन्स 5 दिन और भी बढ़ा देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन है तो 40 दिन का टाइम है। थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आपको 40 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन को रिफ्यूजल में आ जाएगा। कई बार हमारे पास रिफ्यूजल नहीं आता कि बोल देंगे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, नई इन्फॉर्मेशन आई तो 40 दिन में आपका काम खत्म हो गया, मीन्स आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो रिफ्यूजल नहीं मानी जाती, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। फीस एप्लीकेबल, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है हमेशा उसके ऊपर कोई ना कोई फीस होती है, लेकिन फीस ऑलवेज मस्ट बी रीजनेबल फीस होती है। हम देखते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है बहुत कम फीस होती है, 5 रुपये 10 रुपये इतना कोई फीस होती है। जो सरकारी फीस होती है वो पे करके हर एक बंदा जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ग्राउंड फॉर रिजेक्शंस, रिजेक्शंस के क्या रीजन हो सकते हैं जब आपने इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई किया। सबसे पहला ग्राउंड तो ये आता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है तो ऑटोमेटिक रिजेक्शन में आ जाएगी। जैसे आप बोलेंगे आपने बीएसएफ की इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो आज बीएसएफ क्या काम करने जा रही है पूरे दिन में, उनके क्या क्या है, जंग लड़ने की तैयारी, तो आपने क्या तैयारियां कर रखी है, आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दूसरा, इट इज इन्फ्रिंज कॉपीराइट ऑफ एनी पर्सन, अगर किसी बंदे के कॉपीराइट्स हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलती। कॉपीराइट्स भी जो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है तो आपको मिलेगी नहीं। ये था आपके पास इन्फॉर्मेशन का टॉपिक जो खत्म। कुछ टॉपिक इसमें पेंडिंग है, इसको हम लोग कल देखते हैं।